हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द थर्ड चैप्टर फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी बुक, दैट इज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। और मैं आपको एक एक जो फीचर है, जो एक एक प्रिंसिपल है जिसपे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, वो मैं समझाऊंगा। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं आप कोशिश करिएगा कि वो या तो 1.5x या फिर 2x पे देखें, तो इससे लेक्चर जल्दी कवर होंगे। और साथ में ये है कि आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, टॉपिक जल्दी कवर होंगे आपके, मेनली जो मेरा इंटेंशन है वो ये बताने का। तो स्टार्ट करते हैं। सो अगर बात करी जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। ठीक है। तो जो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सो इट वॉज बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कहा जाता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोरो करा गया है ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। बट इसके ऐसे कुछ फीचर हैं जो कि कह सकते हो डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द अदर कंट्रीज। इसके ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो एक तरह से इंस्पिरेशन तो हमारे जो भी डिफरेंट कमिटीज थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने इंस्पिरेशन तो ली डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। और लेकिन ऐसे भी कुछ फीचर्स डाले जो कि इंडिया को बेस्ट सूट करते हैं। आप खुद देखिए कि हमारा जो इंडिया है, चाहे कितना ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ जाए इंडियन पॉलिटी में, लेकिन लेकिन जो सरकार है वो आगे चलती रहती है। लगभग हर प्राइम मिनिस्टर, देखो इवन जो नरेंद्र मोदी जी है, उनकी थर्ड टर्म चल रही है, तो लगभग हर प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म सही से पूरा कर पा रहे हैं। हाँ, एक एरा आया था जब जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो अपने अपना पूरा टर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है। हमारे आप नेबर्स को देख लो, पाकिस्तान में देख लो। ठीक है। वहां पे आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चला पाया, पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। सो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसी खास बात होगी जिसकी वजह से हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटी है, वो बहुत स्टेबल चलती है। ठीक है। सो देयर वर सम फीचर्स। ठीक है। मतलब इंस्पिरेशन तो लिया ही है ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे फीचर्स हैं जो कि अलग करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कंट्रीज से। बिल्कुल यूनिक फीचर्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबको समझ आया? सो अगर कोई तुम्हें मतलब कोई कहता है कि भाई क्या भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बोरो करा गया है, तो यार देखा जाए तो बोरो करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको जो बोरो करा है वो आपको बेस्ट सूट करना चाहिए। और यही हमारा, मुझे जो लगता है वो यही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। ठीक है। और देखा जाए, देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था, उससे उससे काफी साल पहले, सौ साल पहले बाकी देश आजाद हो चुके थे। ठीक है। सबको समझ आ रहा है? तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, जो डिफरेंट पॉलिटी से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे वो अच्छे से बन चुके थे। तो बिल्कुल यूनिक चीजें लाने के चक्कर में, बिल्कुल नया बनाने में टाइम वेस्ट ना करके, जो बाकी देशों से सबक लिया जा सकता है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिए जा सकते हैं। तो यही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने करा। सबको समझ आ रहा है? सो 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें कह सकते हो नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें मैंने बताया था कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था। 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो, मतलब इतना बड़ा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन धीरे धीरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चेंजेस आए। ठीक है, किसके जरिए? अमेंडमेंट्स के जरिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज लेकर आना है, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना था कब? 1949 में अडॉप्ट हुआ था। अब 1949 में 2025 तक बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। 2025 चल रहा है। अब भाई जब चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जब इतनी सारी चीजें चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़े बहुत बदलाव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ी बहुत बदलाव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो वो चेंजेस लाने के लिए क्या क्या करा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जाता है। अमेंड कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को? पार्लियामेंट। अमेंड कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को? पार्लियामेंट। तो अमेंडमेंट के ऊपर भी हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अमेंडमेंट के ऊपर। तो डेडिकेटेड चैप्टर है, बट स्टिल मैंने समझा दिया। सो जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसके बाद
काफी बार अमेंडमेंट्स आई, काफी अमेंडमेंट्स आई, जिसकी वजह से चेंजेस लाए गए किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट एंड 101st अमेंडमेंट। और जो आपका जो ये वाला है 42nd जो अमेंडमेंट है, 42nd जो अमेंडमेंट है, ये रखा 47, 42nd जो अमेंडमेंट है, वो उसने इतने सारे प्रोविजन चेंज करे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने इतने मेजर पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करे। सबको समझ आ रहा है? अब जब अमेंडमेंट्स है, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा दिखे, ऐसा, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसा दिखता हो, ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा दिखता हो, लेकिन क्या पार्लियामेंट के पास हक है कि वो उसको ऐसा बना दे? तो पार्लियामेंट के पास ऐसा भी राइट नहीं है। तो ये राइट कैसे, मतलब मेरा कहने का मतलब है, क्या पार्लियामेंट पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है? तो पार्लियामेंट पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। तो केशव नंदा भारती केस होता है, ठीक है, केशव नंदा भारती केस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो ला सकता है, पर एक चीज को नहीं छेड़ सकता, ऐसे सब्जेक्ट जो कि किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ऐसे सब्जेक्ट जो कि किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, केशव नंदा भारती केस होता है, ये केस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ऐसे सब्जेक्ट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, पार्लियामेंट ऐसे टॉपिक्स या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स पे अमेंडमेंट नहीं ला सकता, ठीक है, वो ऐसे सब्जेक्ट्स को अमेंड नहीं कर सकता। सबको समझ आ रहा है? तो ये बात हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहला फीचर पढ़ते हैं। सो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जो है ना लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कंसिडर करा जाता है, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स थे, डिफरेंट फैक्टर्स थे, ठीक है। पता नहीं कैसा पेन सेलेक्ट हो रहा है, एक बार चेंज कर लेता हूँ मैं पेन का कलर, ठीक है। इसके लिए क्या है, डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर करे करे थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जोग्राफिकल फैक्टर। इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, लैंड वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज एंड लैंड वाइज, ठीक है। सो इतनी बड़ी कंट्री के लिए, जहाँ पे इतनी डिफरेंट क्लासेस से लोग आते हैं, अलग अलग तबके से लोग आते हैं, अलग अलग रिलीजन से लोग आते हैं, ठीक है, और जहाँ पे अलग ट्राइबल सोसाइटीज भी हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट कास्ट हैं, तो क्या है, इतने बड़े कंट्री के लिए तो जोग्राफिकल जो वास्टनेस है हमारे इंडियन कंट्री की, जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, या फिर इतना ज्यादा बढ़ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक पहले रीजन जोग्राफिकल फैक्टर की वजह से है। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर। तो हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आया था, वो खुद एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, वो खुद एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लगभग आधे से ज्यादा प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे वो इससे लिए गए थे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबको समझ आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आधे से ज्यादा प्रोविजन लिए। अब जो डॉक्यूमेंट, मतलब जिससे मैंने टेपा है या फिर जिससे मैंने क्या लिया है, जिससे मैंने इन्फ्लुएंस मेरा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, वही डॉक्यूमेंट अगर इतना बड़ा है, तो ऑफ कोर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी लेंदी और बल्कि है। सबको समझ आ रहा है? और फिर ये कहा जाता है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल लिबर्टीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा जाता है कि काफी ज्यादा लॉयर्स थे, ठीक है, बहुत उन्होंने कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जो लीगल टर्म्स थी वो यूज करी, ठीक है, किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफी लंबा हो गया या फिर काफी लेंदी हो गया। सबको समझ आ रहा है? फिर ऊपर से सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि भाई
मतलब स्टेट कैसे फंक्शन करेगा और सेंटर कैसे फंक्शन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, ये दोनों ही डिफाइंड है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस वजह से भी इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। सबको समझ आ रहा है? अब जैसे यूएसए में वहाँ पे अलग है, ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और ये अलग है। सबको समझ आ रहा है? दैट इज द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ आ गया? सो कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। अब इसका मतलब क्या है? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस तो है ही, यानी किस आधार पे हमारी सरकार चलेगी या गवर्नेंस किस तरह से करा जाएगा हमारे कंट्री में, वो तो है ही। लेकिन छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, ठीक है, छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है कि भाई एक एक्स पोजीशन का बंदा कैसे कैसे क्या क्या उसके पास ड्यूटीज होंगी, कैसे परफॉर्म करेगा, इवन वो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सबको समझ आ रहा है? यानी जो काम हमारा लेजिस्लेशन कर सकता था, लेजिस्लेशन कर सकता था, ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें एज इट इज मतलब ऑलरेडी डाल दी गई। सबको समझ आ रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी, ठीक है, जिसमें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी डाल दिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो हैं ही। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल्स होने चाहिए भी हमारे देश में जो भी कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रोविजंस है उसके हिसाब से कानून बनाना चाहिए। लेकिन तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो है ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है, ठीक है, किस तरह से गवर्नमेंट रन होनी चाहिए उसके लिए। सबको समझ आ रहा है? सो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करी जाए तो वो क्लासिफाइड है दो टाइप में, दैट इज रिटन एंड अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करा गया किसमें? रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए, ठीक है, तो ये कैसे कंट्रीज में है? जैसे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, वहां पे क्या है, ये यूएसए, वहां पे क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक अगर स्लाइड बनानी है तो स्लाइड बना देते, वैसे ऐसे एज इट इज ऐसे ही समझा दे तो समझ आ जाएगा। तो दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक तो होता है रिटन, एक दूसरा होता है अनरिटन, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेरिका है वहां पे क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है? जैसे ब्रिटेन में क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबको समझ आ रहा है? ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे सारे प्रोविजन, जहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस है वो लिखे हुए हैं। सबको समझ आ रहा है? So the Constitution of India is the lengthiest written constitution of the world। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करी जाए दो टाइप के होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। रिटन वाला कहाँ से है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन जैसे ब्रिटेन में है। सबको समझ आ रहा है? ओरिजिनली मैंने बताया था आपको 395 आर्टिकल्स थे 1949 में, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और 8 शेड्यूल्स थे। सबको समझ आ गया? और जनवरी 2025 चल रहा है तो मैंने तब तक का डाटा निकाला है। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी, 25 पार्ट्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं। 25 पार्ट्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं अभी करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आ रहा होगा आई होप। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला फीचर हो गया, दैट इज इट इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। ये मैंने प्रीवियस उसमें भी बताया था कि भाई हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है ना बहुत बहुत सारे जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे उस टाइम पे प्रेजेंट, उससे इन्फ्लुएंस्ड है काफी। ठीक है, 1949 में ये मतलब जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी तो तब डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन थे पूरे वर्ल्ड में उनको पूरा खंगाला गया था। ठीक है, और खंगाल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो उनके अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि आधे से ज्यादा जो प्रोविजंस थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किससे लिए गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और जो फिलोसफिकल पार्ट है, यानी जो मेन फिलोसफी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किससे लिया गया है? जैसे कि फंडामेंटल राइट लिया गया है किससे? अमेरिका से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सबको समझ आ रहा है? तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये अमेरिका से। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली है? पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है क्या बोल दिया मैंने।
ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सबको समझ आ रहा है? सो जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, कैबिनेट सरकार, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसका जिसको चेयर हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो उसका ये डिसीजन हुआ, कैबिनेट की ये डिसीजन हुई, एक्स वाई जो भी चीज़ें हैं। सो कैबिनेट गवर्नमेंट की बात करें, द पॉलिटिकल पार्ट हमारा जो है, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया, रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, यानी जो पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किससे लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वो किससे लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मैंने आपको बताया था जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने करा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशंस, and most of the administrative details are drawn from the Government of India Act 1935। एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, ठीक है, कि ये वाला पार्ट, ये जो है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ से लिया गया है। सो प्लीज, या मैच करने के लिए दिया जा सकता है कि एक तरफ प्रोविजन लिखे हुए हैं और एक तरफ किसी कंट्री का नाम लिखा हुआ है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में लिखा हुआ है, और फिर बोले मैच द फॉलोइंग। सो प्लीज ये मग अप कर देना, रट लेना, ठीक है, रट लेना, सब पता होना चाहिए आपको ये चीज। ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज मैंने लक्ष्मीकांत से उठाई है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया है? फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, जुडिशरी लिया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स, सारी चीज पढ़ाऊंगा मैं, रिट्स विट्स, ठीक है, आपको सबको। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल राइट, जो जुडिशरी हमारी इतनी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो यहाँ से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ से लिया गया, दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, वो प्रोसीजर भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सबको क्लियर है? फिर बात कर लीजिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मैंने बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है, और मेथड ऑफ इलेक्शन किस राज्यसभा का? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैनेडियन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में जो फेडरेशन है, जो डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर मिला के जो फेडरेशन बनता है, ठीक है, क्लियर है? तो वो, लेकिन जो सेंटर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो वाला स्ट्रक्चर कहाँ से लिया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है कनाडा से। और जो रेजिडरी पावर है सेंटर के पास, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ऑफ कोर्स सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये मैं वैसे पढ़ा दूं अलग से। तो जो बाकी बची कुची पावर है वो किसके पास? सेंटर के पास होनी चाहिए। तो ये वाला प्रोविजन भी, दैट इज रेजिडरी पावर, जो है किसके पास होनी चाहिए? सेंटर के पास होनी चाहिए। ये भी हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स, कैसे सेंटर अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नर्स को, ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी हमारा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर बात करी जाती है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भी काफी इन्फ्लुएंस है। आप देख रहे हो कितना ज्यादा, कितने सारे फीचर्स हमारे बोरोड हैं। पर बोरो करना गलत नहीं है, जब तक आप उसको बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो और आपके वो काम आ रहा है। सबको समझ आ रहा है? फिर बात करें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेस, जब जब किसी भी कह सकते हो सब्जेक्ट पे दोनों हाउस एग्री नहीं करते, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस जब एग्री नहीं होता, उनमें एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है, तब जॉइंट सिटिंग होती है। तो ये जो प्रोविजन है कि जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं कब? इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो ये वाला किससे लिया प्रोविजन? वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, रशिया से क्या लिया गया है? क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है। क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ये किससे लिया गया है? ये हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, अब जो कि रशिया है, ठीक है।
फिर बात करी जाए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। सबको समझ आ रहा है? सो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफकोर्स लिबर्टी की डिमांड थी, ठीक है। इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड ये सारे प्रेम्बल में कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है द प्रोसीजर ऑफ फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, सबको समझ आ गया? सो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है कि किस तरह से इलेक्ट करना है राज्यसभा मेंबर्स को, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने ये गलत बता दिया था कि इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एक्चुअली लिया गया है आयरिश आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सबको समझ आ रहा है? और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा किस, ये प्रोविजन कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। सबको समझ आ गया? ये एज इट इज लिख लेना, नोट्स बना लेना इसके। फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बोला जाता है दैट इट इज द ब्लेंड, ब्लेंड यानी मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिजिड भी बोला जाता है और फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है। अब देखते हैं ये चीज क्या है, रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है। सो रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल की बात करी जाए, सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है विच इज डिफिकल्ट टू अमेंड, विच इज डिफिकल्ट टू अमेंड। और फ्लेक्सिबल कौन सा होता है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो कि इजी टू अमेंड हो, यानी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बहुत डिफिकल्ट हो अमेंड करना, जिसको बहुत डिफिकल्ट हो अमेंड करना, अमेंड का मतलब चेंजेस लाना, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो उसको बोला जाता है रिजिड। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको मतलब जिसको चेंज करने के लिए, जिसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए या कुछ नई चीज ऐड करने के लिए बहुत आसान प्रोसीजर्स हो तो उसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? मिक्स है दोनों का, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मिक्स है दोनों का। दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और क्या है? फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। एक्चुअली क्या है, अगर इंडिया में आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो दो प्रोविजन है आपके पास। एक तो आप अमेंड कर सकते हो सिंपल मेजोरिटी के साथ, एक तो आप कैसे अमेंड कर सकते हो? सिंपल मेजोरिटी के साथ। दूसरा आर्टिकल 368 के जरिए, आर्टिकल 368 के जरिए। सो अगर इंडिया में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाना है, पार्लियामेंट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव लाना है तो दो तरीके से कर सकता है, या तो सिंपल मेजोरिटी से या फिर आर्टिकल 368 में। और 368 में भी दो तरीके के प्रोविजन है, एक तो है सिंपल मेजोरिटी के साथ कुछ प्रोविजंस आप बदलाव ला सकते हो, दूसरा है सिंपल मेजोरिटी प्लस ratification by half of the states। सबको समझ आ रहा है? सो अगर इंडिया में कोई भी किसी भी प्रोविजन को अमेंड करना है तो प्रोविजंस को बांटा गया है इसमें दो तरीके में, मतलब दो तरीके से प्रोविजंस को आप वो कह सकते हो अमेंड कर सकते हो। एक तो आर्टिकल 368 के द्वारा, ठीक है, दूसरा है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। अब ये जो मेजोरिटी है ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा, लेकिन सिंपल लगा लो अभी फिलहाल कि सिंपल मेजोरिटी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है, और सॉरी स्पेशल मेजोरिटी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है, और सिंपल मेजोरिटी नॉर्मल जैसे जैसे लॉ पास होता है कोई भी तो उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सबको समझ आ गया? तो सिंपल मेजोरिटी वाला हो गया, और ये हमारा आर्टिकल 368 के द्वारा हमारा स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं, ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं कि अगर भाई आपको इस सब्जेक्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के
इलेक्शन के प्रोसीजर में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है और साथ में रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सिंपल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए होता है। तो देख रहे हो कितना मुश्किल है कि भाई पहले तो एक तरह से स्पेशल मेजोरिटी लेके रहो, ठीक है, फिर स्पेशल मेजोरिटी के साथ और फिर रेटिफिकेशन, और बाकी रेटिफिकेशन यानी परमिशन ऑफ दैट इज जितने भी स्टेट्स हैं उसके हाफ ऑफ द स्टेट्स की या उससे ज्यादा स्टेट्स की परमिशन चाहिए। सबको समझ आ गया? फिर बात करी जाए कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें क्या चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी, यानी बहुत आसान तरीके से चेंजेस ला सकते हो, अमेंडमेंट ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारे हो जाते हैं सिंपल मेजोरिटी द्वारा। सभी को क्लियर है? सो देखा जाए तो रिजिड वाला पार्ट हमारा कौन सा हो गया? रिजिड वाला पार्ट हमारा ये हो गया आर्टिकल 368 में जो आ गया, ठीक है, रिजिड में हो गया। और जो सिंपल मेजोरिटी से जो भी प्रोविजन हो रहे हैं वो किस में हो गए? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई उससे। सबको समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट उसमें मिलते हैं स्लाइड में। फिर बात करी जाए फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। सो इंडिया का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस, यानी झुकाव कहाँ पे है? यूनिटरी बायस लिखा हुआ है, यानी झुकाव कहाँ पे है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। सो इंडिया का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो क्या है? फेडरल है। इंडिया का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल है। लेकिन जो यूनियन है, पावर किसके पास ज्यादा है? यूनियन के पास ज्यादा है। ठीक है, तो यूनियन को थोड़ा स्ट्रांग बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं ऐसा क्या है। और फेडरल फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? पावर को डिवाइड करा जाता है एक सेंट्रल अथॉरिटी में। पावर को किस में डिवाइड करा जाता है? एक सेंट्रल अथॉरिटी में, और बहुत सारी रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, बहुत सारी रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। सबको समझ आ रहा है? और बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली कुछ एरियाज में। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है? इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं कुछ एरियाज में, लेकिन कुछ जिम्मेदारी शेयर भी करती हैं। सबको समझ आ रहा है? कुछ जिम्मेदारी शेयर भी करती है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक बारी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल अथॉरिटी, ये हमारे छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स या फिर रीजनल अथॉरिटीज। तो ये हो गया इसके, तो ये सारा मिला के क्या हो जाएगा? फेडरल हो जाएगा, फेडरल सिस्टम हो जाएगा, जहाँ पे ये छोटी छोटी यूनिट्स इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेंगी कुछ कुछ एरियाज में, और ये सेंट्रल अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगी कुछ एरियाज में। लेकिन कुछ जो सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में ये लोग एक साथ मिलके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे। ये मैंने बताया आपको फेडरल फीचर के बारे में, ठीक है। फिर बात करी जाए आगे, की फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। की फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम: डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट। सो नेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है, स्टेट रीजनल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है। तो दो 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 गवर्नमेंट एक्ट करती है। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं फेडरल गवर्नमेंट कैसे है, तो एक में तो पीएम है हमारे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरे में फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में कौन है? हेड हेड कौन है? मतलब चीफ मिनिस्टर है हेड यहाँ पे, दैट इज अरविंद केजरीवाल। सबको समझ आ गया? तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड कर देता है पावर, किसके बीच में? सेंट्रल के बीच में एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। डिवाइड कर देता है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और फेडरल फीचर की अगर बात करी जाए, इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दूसरा तीसरा फेडरल फीचर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो लॉ है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी विवाद हो जाता है किसी भी चीज को लेकर, तो रेफरेंस किसका लिया जाएगा? ठीक है, उसमें से अगर रिजॉल्व करना है उस डिस्प्यूट को, तो क्या यूज होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करा जाएगा, ठीक है। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वो अपनी मनमर्जी चलाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्स रूल कह दिया कि भाई अब से एक्स रूल इंडिया में हर जगह लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो अगर रेफरेंस अगर वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स मना करती है तो अगर तो उनको रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट किसको रेफरेंस लेना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, उन्हें बोलना पड़ता है कि भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है, ये जो भी आपने ये नया लॉ या रूल निकाले हैं। सबको समझ आ रहा है? सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन को तो बना दिया सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बना दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपने आपस में थोड़ा ना मान लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपस में थोड़ा ना राजी हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन यूज करने के लिए। ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक एक बिचौलिया कह सकते हो, एक बिचौलिया एक पार्टी होनी चाहिए जो कि इस जो डिफरेंट कह सकते हो प्रॉब्लम्स आती है, जो डिस्प्यूट्स आते हैं उसको रिजॉल्व कर पाए। तो जो बिचौलिया पार्टी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करके सेंटर और स्टेट्स के जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करती है, वो कौन है? जुडिशरी है, वो कोर्ट्स हैं। ठीक है, सो एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, वो क्या इंश्योर करते हैं कि बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में काम करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे भी लॉ बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो स्टेट्स की जो कह सकते हो इंडिपेंडेंस है वो पूरी की पूरी ना छीन ले। सभी को समझ आ रहा है? पर ऐसा होते रहता है एक्चुअली, रियल लाइफ में हमने देखा है कि काफी ऐसे न्यूज में आते रहता है कि भाई आपस में तनाव चल रहा है, डिफरेंट मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसमें। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। ठीक है, जो कि क्या इंश्योर करता है कि बोथ लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी लिमिट में चले, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में, यानी जो लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन करी हुई है उस लिमिट में ये दोनों अपनी गवर्नमेंट चले। सबको समझ आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड। ये मैंने प्रीवियस उसमें बता दिया है। ठीक है, ये भी किसका फीचर है? फेडरल फीचर है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिफिकल्ट टू अमेंड, जो कि इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर। जो पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करके चलता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये सबको पता है। हमारे जो है टू हाउसेज हैं, हमारे टू हाउसेज, एक लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, ये भी किसका फीचर है? और राज्यसभा में मेंबर्स कहाँ से आते हैं? राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं स्टेट से आते हैं। सबको समझ आ रहा है? तो ये भी एक कौन सा फीचर है? फेडरल फीचर है। सबको समझ आ गया? फिर फेडरल फीचर्स मैंने बताया, तो फेडरल सिस्टम है इंडिया में, लेकिन यूनिटरी भी फीचर्स दिए गए हैं। और यूनिटरी या फिर जो यूनियन है उसके पास हमारे इंडिया में ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू द, या ज्यादा या मतलब कह सकते हो जो सेंटर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द रीजनल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। देखते हैं कैसे। अब यूनिटरी फीचर्स एक बार देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे फीचर्स जो कि यूनिटरी है, यानी फेडरल के बिल्कुल ऑपोजिट है। देखते क्या है। ठीक है, तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें ज्यादा सब्जेक्ट डाले हुए हैं। यूनियन लिस्ट है उसमें ज्यादा सब्जेक्ट डाले हुए हैं। ये किसमें है? सेवंथ स्केड्यूल में तीन लिस्ट दी गई है। सेवंथ स्केड्यूल में तीन लिस्ट डाली हुई है कि भाई जो सेंटर है वो 98 सब्जेक्ट्स पे ही कानून बना सकता है। कानून बना सकते हैं, यानी सेंटर की जो पावर है जो या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट की पावर है वो सिर्फ 98 सब्जेक्ट्स पे ही है कानून बनाने की। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की और एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, और जो स्टेट है उसके पास कितने सब्जेक्ट डाले हैं? 59 सब्जेक्ट्स डाले हैं किसके? स्टेट के पास। ठीक है भैया, आप इसी पे कानून बना सकते हो। थर्ड लिस्ट थर्ड जो लिस्ट है ये मैं अलग से पढ़ा दूंगा, सेवन शेड्यूल। थर्ड जो लिस्ट है वो उसमें कौन सी लिस्ट आती है? कॉन्करेंट लिस्ट। थर्ड लिस्ट जो है वो कौन सी आती है? कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट किस में है? सेवंथ स्केड्यूल में है। ये लिस्ट किस में है? सेवंथ स्केड्यूल में है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? ऐसे सब्जेक्ट जिस पे स्टेट और यूनियन दोनों ही क्या बना सकते हैं? लॉ बना सकते हैं। सबको समझ आ गया? सो इंडिया में जो है ना स्ट्रॉन्ग सेंटर मेंटेन करा गया है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। कैसे? जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो ज्यादा है। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट और स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ज्यादा चीजों पे कानून बना सकता है हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है। और ऐसी कुछ पावर्स या फिर ऐसे जो सब्जेक्ट्स जो कि डिफाइंड नहीं है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एआई आ गया अचानक से, तो एआई पे अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी कानून बनाने की, क्योंकि एक तरह से ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? या फिर ऐसा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो कि अचानक से कह सकते हो क्रिएट होता है किसी भी ईयर में, और लेकिन वो डिफाइंड नहीं है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में। ठीक है, सबको समझ आ गया? तो रेजिडुअरी पावर किसके पास आ जाएगी इसमें? सेंटर के पास। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन
अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो फेडरल, जो ट्रू फेडरल होता है, ठीक है, जो ट्रू फेडरल होता है उसमें क्या होता है, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, ठीक है, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। पर इंडिया में क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि यूनियन और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा गया है, ठीक है। सो इंडियन स्टेट्स जो है मस्ट अबाइड बाय द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयर इज अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज नॉट एनी इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, सबको समझ आ रहा है। इंडिया में डुअल सिटीजन, इंडिया में जो है डुअल सिटीजनशिप जैसा कोई टॉपिक नहीं है, यानी जैसे यूएस में होता है, यूएस में डुअल डुअल सिटीजनशिप होती है, एक तो नेशनल सिटीजनशिप हो जाती है और दूसरा जो बंदा स्टेट में रहता है उस पर्टिकुलर स्टेट की भी उसे सिटीजनशिप दी जाती है। तो जो बंदा है जो भी है वो मल्टीपल किसमें, जो मल्टीपल सिटीजनशिप एंजॉय करता है, मल्टीपल राइट्स एंजॉय करता है, जो कि एक तो उसे स्टेट दे रहे हैं और एक तो जो यूनियन दे रही है। लेकिन जो इंडिया है उसमें क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। इंडिया क्या है, इंडिया में क्या है, सॉरी इंडिया में क्या है, नो डुअल सिटीजनशिप है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। फिर बात करी जाए, यूनिफाइड जुडिशरी है, इंडिया में क्या है, यूनिफाइड जुडिशरी है, और जिसको कौन हेड करता है, सुप्रीम कोर्ट। यूनिफाइड जुडिशरी है जिसको कौन हेड करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जुडिशरी भी यूनिफाइड है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों के लिए ही, मतलब जो स्टेट लॉज है, जो स्टेट के कानून है उस पे भी कह सकते हो अपना कोई जजमेंट सुना सकती है, कि जो स्टेट स्टेट का कोई केस है वो भी उसमें ले जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और जो यूनियन का केस है वो भी आप वो किस में लड़ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हो। सबको समझ आ रहा है। तो यूनिफाइड जुडिशरी है, सिंगल जुडिशरी, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, जो कि हेड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से हाई कोर्ट में दोनों ही यूनियन लॉज को लेकर केस हो सकता है और साथ में स्टेट लॉज को लेकर भी केस हो सकता है। सबको समझ आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फेडरल फीचर जो था, जो फेडरल फीचर था उसमें क्या था, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैंने बताया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और साथ में फ्लेक्सिबल भी है। तो जो फ्लेक्सिबल वाला फीचर है वो किसका है, यूनिटरी फीचर है। सो पार्लियामेंट जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट को कह सकते हो अमेंड कर सकता है बिना स्टेट के कंसेंट के, बिना स्टेट के कंसेंट के पार्लियामेंट मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, ठीक है। जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है सेंटर द्वारा, जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है किसके, सेंटर द्वारा, ये भी क्या है, एक तरह का यूनिटरी फीचर है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 55 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और गवर्नर अपॉइंट किस में होता है, किसी स्टेट में होता है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस आईपीएस आईएएफएस, कंट्रोल तो करता है सेंटर, अपॉइंटमेंट तो करता है सेंटर, लेकिन ये फंक्शन करते हैं दोनों ही, स्टेट और यूनियन और स्टेट दोनों में ही, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस है, जब इमरजेंसी हो जाती है तो सारी पावर किसके पास शिफ्ट हो जाती है, सेंटर के पास। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सारी पावर किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास। सबको समझ आ रहा है। यूनिफाइड इलेक्शन कमीशन, एक ही इलेक्शन कमीशन है, एक ही इलेक्शन कमीशन है जो कि कंडक्ट करती है इलेक्शन किसके, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के। एक ही इलेक्शन कमीशन है जो कि क्या करती है, कंडक्ट करती है इलेक्शन किसके, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी अगर इलेक्शन होगा तो उसके कौन कंडक्ट करवाता है, उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। सबको समझ आ रहा है। फिर बात करते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट है वो जो भी स्टेट का, एक सेकंड रुकिए, जो वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करी जाए, जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी स्टेट जो बिल है उसको रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है या फिर विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है। और ये कौन सा है, इसमें आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर दी गई है। और साथ में प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, साथ में प्रेसिडेंट के पास ये भी एक पावर है कि वो रिजर्व कर सकता है स्टेट बिल। वो क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है स्टेट बिल फॉर द सेंटर के कंसिडरेशन में। तो इससे क्या हो गया, स्टेट की ऑटोनॉमी क्या होगी, कमजोर पड़ जाती है। इससे स्टेट की ऑटोनॉमी क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है।
अब जो नीति आयोग है, जिसको पहले मतलब जो जिससे पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, वो फॉर्मुलेट करता है नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसीज, और डिसाइड करता है कि फंड्स जो स्टेट में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये देखा जाए तो सेंट्रलाइज प्लानिंग हो रहा है, तो ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर, जो कि यूनियन को क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सभी को क्लियर है। यूनिफाइड आर्म्ड फोर्सेस एंड सिंगल कमांड, तो जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, इवन जो न्यूक्लियर पावर है, ये कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो सेंटर क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। कॉमन ऑडिट एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जो कैग है, वो ऑडिट करता है अकाउंट्स दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के ही ऑडिट जो करता है अकाउंट्स, वो कौन करता है, कैग करता है। और फिर ऊपर से जो नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, तो जो स्टेट्स हैं वो राज्यसभा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, हम पढ़ेंगे इलेक्शन टू द राज्यसभा। तो अगर बात करी जाए, जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो कितने मेंबर्स आएंगे राज्यसभा में किसी स्टेट से, वो किस पे डिपेंड करता है, बेस इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में स्टेट्स के पास, तो ये भी क्या है, एक तरह का यूनिटरी फीचर है। सबको समझ आ गया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, एक फेडरल सिस्टम देता है, जो इंडियन गवर्नमेंट को एक फेडरल सिस्टम में बनाया गया है, लेकिन यूनिटरी बायस, यानी जहाँ पे जो यूनियन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सबको समझ आ गया। सो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस की बात करी जाए, ठीक है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस की अगर बात करी जाए, तो ये चीज हमेशा याद रखना, जो फेडरेशन है वर्ड, जो टर्म फेडरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। जो टर्म फेडरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इवन जो आपका आर्टिकल 1 है, वो इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बुलाता, वो क्या बुलाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बुलाता, क्या बुलाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सबको समझ आ रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का देखो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब कुछ और हो जाता है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, जो इंडियन फेडरेशन है, ठीक है, वो इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। यानी ऐसा नहीं है कि इंडियन फेडरेशन जो है, पता है, ऐसे नहीं बनी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 स्टेट है, 4 स्टेट ने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करा है कि हम मिलके एक एक यूनियन, एक इंडिया देश बनाएंगे। सबको समझ आ रहा है। सो इंडियन फेडरेशन ऐसा नहीं है कि 4 अलग अलग स्टेट आए कि भाई जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र ये डिफरेंट स्टेट्स आए, इन्होंने मिलके इंडिया को नहीं बनाया है। सबको समझ आ रहा है। इंडिया के अंदर ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, दैट फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट ए बी सी डी, सबको समझ आ रहा है, इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं करा है कि हम मिलके एक फेडरेशन बनाएंगे। सो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, ठीक है। अब और फिर दूसरा इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, देखिए दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब है, नो स्टेट हैज द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो पाए, ठीक है। और इसका रीजन भी रहा होगा, क्योंकि जिस टाइम देश आजाद हुआ था, कितने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मैंने आपको बताया था, कितने सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मैंने ये भी आपको बताया था। तो अगर ये यूनियन हमारा स्ट्रांग नहीं रहता, तो हर कोई अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए डिमांड करता, अपने सेपरेट रीजन की डिमांड करता। तो इस वजह से जो था, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाया गया जिसमें यूनियन को ज्यादा पावर दी गई। इंडिया को क्या बुलाया है यहाँ पे, यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन वर्ड हैज नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ आ रहा है, फेडरेशन जो वर्ड है वो यूज नहीं करा है कॉन्स्टिट्यूशन में। सभी को क्लियर है। सो इसी वजह से जो प्रोफेसर केसी वी आर हैं, उन्होंने क्या बोला है, इंडियन फेडरेशन को क्या बोला है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला है, फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, और क्वासी फेडरल। किसने बोला है, प्रोफेसर केसी वी आर, ठीक है।
तो इंडियन फेडरल फेडरल सिस्टम को क्या बोला है मॉरिस जोन्स ने? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्या बोला है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आइवर जेनिक्स ने क्या बोला है? फेडरेशन विद, यानी एक ऐसी फेडरेशन जिसकी क्या है? सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। यानी है तो फेडरेशन लेकिन टेंडेंसी कैसी है? सेंट्रलाइजिंग। सभी को क्लियर है? ये प्लीज याद रख लेना किसने क्या बोला है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका दूसरा मतलब एक और फीचर क्या है? दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके की होती है। जो गवर्नमेंट है वो कैसे की होती है? दो तरीके की होती है। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ दूसरा क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से है, या ब्रिटेन से है। सबको समझ आ रहा है कहाँ से है? ब्रिटेन से है। सो इट इज, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये किस पे बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तो हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट में दो चीज होती है। किसी भी गवर्नमेंट में दो बॉडी होती है, फिर ठीक है, दो बॉडी समझ लेते हैं। एक तो होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? जो कानून बनाती है, और कानून को लागू और एग्जीक्यूट करने का जो कह सकते हो राइट होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी पे होता है। सबको समझ आ रहा है? कानून बनाने का कानून बनाने का किसके ऊपर होता है काम? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? लेजिस्लेटिव बॉडी। और कानून लागू करने का, एग्जीक्यूट करने का किसके ऊपर होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी। सभी को क्लियर है? सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? ये इसका प्रिंसिपल ये है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, वो आपस में कॉपरेट और कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। कॉपरेट और कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। सबको समझ आ रहा है? ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उस वो किस जगह पे है? वेस्टमिंस्टर में है। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर। ठीक है। क्लियर है? जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर। ये मैं आपको अलग से मतलब समझाऊंगा इसका। ठीक है। जब हम कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम जब हम मेनली पार्लियामेंट करेंगे, तब मैं आपको ये समझा दूंगा। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है। क्लियर है? सो इसको जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो हेड होते हैं। एक तो नॉमिनल हेड, ठीक है, एक तो नॉमिनल हेड और दूसरा रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे फॉर एग्जांपल में इंडिया में नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट। इंडिया में नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और असली में एग्जीक्यूट कौन करता है? जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, कौन लेता है? वो लेता है पीएम। सो रियल एग्जीक्यूटिव इज द पीएम एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। इसी तरह से ब्रिटेन में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? वहां पे किंग या फिर क्वीन। ठीक है। वहां पे किंग या फिर क्वीन होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? वहां का प्राइम मिनिस्टर। सबको समझ आ रहा है? तो पार्लियामेंट्री फीचर्स बढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कह सकते हो फीचर्स डाले गए हैं जिससे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है। सो मेजोरिटी पार्टी रूल करती है इंडिया में, मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो जो भी एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव में मेंबर्स हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के। अगर मैं थोड़ा अगर मतलब इजी लैंग्वेज में समझाऊं, तो अगर लेजिस्लेचर कहता है कि एग्जीक्यूटिव को एंड कर दो, एग्जीक्यूटिव को एंड कर दो, तो वो हो जाएगा। ठीक है।
सो जो एग्जीक्यूटिव है उसकी लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, किसकी मर्जी पे डिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव की लाइफ, एग्जीक्यूटिव बॉडी की लाइफ किसकी मर्जी पे डिपेंडेंट है, दैट इज द लेजिस्लेचर। ठीक है। सो तो यानी एग्जीक्यूटिव किसके लिए किसको जिम्मेदारी मतलब देता है अपनी, किसके लिए जिम्मेदार है, लेजिस्लेचर को। ठीक है। सो मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, तो जो मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो किसका मेंबर होता है, लेजिस्लेचर का मेंबर होता है। ये भी किसका फीचर है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है। लीडरशिप ऑफ पीएम या फिर सीएम, ये किसका फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, दैट इज लीडरशिप ऑफ द पीएम और सीएम, ये भी किसका फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर लोअर हाउस, लोकसभा जो है ना डिसोल्यूट हो जाता है, ठीक है, एंड हो जाता है, और ये भी किसका फीचर है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सबको समझ आ रहा है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या स्टैब्लिश करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबको समझ आ रहा है। फिर बात करी जाए गवर्नमेंट दूसरे टाइप की भी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे यूएसए में है, जैसे कहाँ पे है, यूएसए में है। अभी 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कौन है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है हमारे 47th प्रेसिडेंट अमेरिका के, ठीक है, यूएसए के। ठीक है। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, क्लियर सेपरेशन होता है, क्लियर सेपरेशन होता है पावर्स का। एग्जीक्यूटिव अलग अलग पावर्स परफॉर्म करता है, या फिर अलग अलग कह सकते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लेजिस्लेचर की अलग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जुडिशरी की अलग होती है। सबको समझ आ रहा है, यहाँ पे कोई कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती है, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। और प्रेसिडेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं होता है लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट जो है वो अकाउंटेबल नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएसए में है जैसे। ठीक है। सो हेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। सबको समझ आ गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड टेन्योर है जैसे प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट है वो इजीली रिमूव नहीं करा जा सकता। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इजीली रिमूव नहीं करा जा सकता, एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। और आई गेस डोनाल्ड ट्रंप ही है जिनको फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिसको ऐसे निकाला गया है। ठीक है। उससे पहले किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को नहीं निकाला है। बाकी आप फैक्ट एक बार चेक कर लेना ये। ठीक है। सो नो डुअल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे कोई डुअल एग्जीक्यूटिव नहीं होता। ठीक है। प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, तो मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मिनिस्टर्स किसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल थे, मिनिस्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लेजिस्लेचर के लिए थी। लेकिन यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर फॉर द सर्वाइवल, यानी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड नहीं करता है, लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक सेकंड रुकिए, एरो डिलीट हो गए। सो लोकसभा में अगर लोकसभा में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते, पहले लोकसभा क्या है, लोकसभा क्या है, लेजिस्लेचर है। अगर वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते तो क्या होगा, क्या वो उनकी गवर्नमेंट टिक पाएगी, उनकी गवर्नमेंट नहीं टिक पाएगी। सबको समझ आ रहा है, उनकी गवर्नमेंट नहीं टिक पाएगी। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड हो रहा है, लेजिस्लेचर पे डिपेंड हो रहा है। उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड हो रहा है, यानी वो पोजीशन में, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में कब तक रहेंगे, जब तक कौन चाहेगा, लेजिस्लेचर, जब तक कौन चाहेगा, जब तक लेजिस्लेचर की मंजूरी रहेगी। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है। सबको समझ आ गया। फिर बाकी जो है हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो फिर डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और एंशियंट इंडिया की सीरीज पैरेलली चल रही है, अगर किसी को कोई डाउट आता है उस सीरीज में तो वो भी कर दीजिएगा। और प्लीज़ हमारा टारगेट है इस हफ्ते तक 250 लाइक्स का। ठीक है, 250 सॉरी सब्सक्राइबर्स का। लाइक्स तो हमारे क्या 350 हो गए ओवरऑल चैनल में। ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। बाय बाय, सायोनारा।